14 अगस्त 2005 की सुबह हीलियोस एयरवेज फ्लाइट नंबर 522 का कैबिन क्रू अपनी आने वाली फ्लाइट की तैयारी कर रहा था, जो कि आइलैंड ऑफ ओ सीप्रेस से एथेंस ग्रीस जाने वाली थी। और इसी जहाज में एंड्रियास प्रोड्रूमो, जिनकी उम्र 25 साल की थी, वो एक फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर मौजूद थी। वहीं उनकी डायरी में उन्होंने अपने प्लान्स लिखे हुए थे, जिसमें वो जल्दी ही अपना पायलट बनने का सपना देख रहे थे। वहीं कॉकपिट में मुख्य कैप्टन हैंस जर्गन मेटन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट थे, वहीं उनके साथ उनके को पायलट पैम्बोस कैरलैम्बोस मौजूद थे। दोनों पायलट पिछले 5 सालों से हीलियोस के लिए काम करते आ रहे थे, मतलब इन्हें जहाज उड़ाने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम सबको पता है कि कोई भी फ्लाइट उड़ाने से पहले फ्लाइट के क्रू को बहुत सारे टेस्ट पूरे करने होते हैं। बेशक आज के समय में ये सभी एक फॉर्मेलिटी ही है, जिसमें जहाज पर मौजूद सभी सुरक्षा यंत्रों की जांच की जाती है और फ्लाइट 522 में भी ये सभी टेस्ट पूरे किए गए। जल्द ही सारे टेस्ट पूरे करने के बाद क्रू के सभी 115 यात्रियों को जहाज में आने की परमिशन दे दी और सुबह के 9 बजकर कुछ ही मिनटों बाद हीलियोस एयरवेज फ्लाइट नंबर 522 अब रनवे पर दौड़ती हुई टेक ऑफ कर गई। उड़ने के कुछ ही मिनटों बाद प्लेन अपनी ऊंचाइयों को पकड़ते हुए आसमान को चीरता हुआ जा रहा था और देखते ही देखते 12,000 फीट पर पहुंच गया। और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पायलट को एक अलार्म सुनाई देता है और जांच करने के बाद पता चलता है कि अलार्म टेक ऑफ भी कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था। इस अलार्म को देखकर दोनों पायलट्स पूरी तरह से कंफ्यूज थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अलार्म का मतलब क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि ये अलार्म पायलट को ये बताता है कि जहाज अभी उड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इतनी ऊंचाई पर जाकर बजने पर सभी हैरान थे। और तभी दोनों पायलट्स में से एक एटीसी से संपर्क बनाता है। इसमें पायलट्स ने बताया कि उनके जहाज में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है और ये अलार्म लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हालात अब फिर से बिगड़ने वाले थे, क्योंकि उनका मास्टर कॉशन अलार्म बजना बंद हो गया था, जिसका मतलब ये था कि जहाज में मौजूद कई सिस्टम ओवरहीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये भी थी कि उस अलार्म की आवाज की वजह से पायलट अपनी बातें एटीसी तक नहीं पहुँचा पा रहे थे और बार बार एटीसी उनसे असल दिक्कत के बारे में पूछ रहा था। लेकिन कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट्स समझ चुके थे कि अब वो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और तभी यात्रियों में भी भगदड़ मच गई। एकदम से उन सभी के ऊपर ऑक्सीजन मास्क अपने आप लटकने लग गए और प्लेन का क्रू सभी यात्रियों को शांत करने में लगा हुआ था। वहीं अब सभी को ये एहसास हो चुका था कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन मास्क अपने आप खुलकर नीचे आ गए थे। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि इन दोनों ही पायलट्स को ये नहीं पता था कि पीछे कैबिन में सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो तो अभी एक टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म को ही सुलझाने में लगे हुए थे। साथ ही उनमें से एक पायलट बार बार एटीसी को ये बता रहा था कि उनके सिस्टम ओवरहीट हो रहे हैं और इसी उलझन में एटीसी के साथ बहसबाजी करते हुए दोनों पायलट्स का उनके साथ कनेक्शन टूट जाता है। पीछे से एटीसी भी उनके साथ बार बार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। ध्यान रहे कि अभी पायलट्स को टेक ऑफ किए 20-30 मिनट ही हुए थे और लगातार वो ऊंचाइयों पर जा रहा था। अब ये जहाज मेरिडियन सी के सीधे ऊपर उड़ते हुए एथेंस की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट्स 1.5 घंटे का समय लेती है और अब इस जहाज को हवा में उड़ते हुए 2 घंटों से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। वो जहाज कहाँ था, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। एथेंस में 30 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है और अगर ये जहाज इस शहर में जाकर कहीं गिरा तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होना तय था। और तभी ग्रीस ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और उन्होंने तुरंत अपने 2 सबसे बढ़िया फाइटर जेट को हवा में हीलियोस 522 को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने हीलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस विमान के बहुत करीब आ गया था, ये देखने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है, वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर से नीचे करके बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और अब उसने पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट्स के उड़ने के बावजूद किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट्स के पायलट्स ने देखा कि एक शख्स प्लेन के कैबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड्स में ये इंसान प्लेन की पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे इंसान को देखकर फाइटर जेट्स के पायलट ने इसे इशारा कर इस स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये इंसान भी उन फाइटर जेट्स के पायलट्स को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं। तभी लगभग 1 मिनट 11:50 पर प्लेन की लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो इंसान कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उससे कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेविटियो की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया। उसकी क्रैश होने के साथ ही इसमें सवार क्रू मेंबर समेत सभी 121 लोगों की मौत हो गई। अब क्योंकि दोनों ही फाइटर जेट्स प्लेन का पीछा कर रहे थे, तभी दोनों के सामने प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसे देख के ये दोनों भी एक पल को सहम जाते हैं। इस सब के बाद जल्दी से ही सूचना प्रशासन को लग जाती है और उनकी एक टीम रेस्क्यू के लिए आ जाती है। सबसे दुखद खबर ये होती है कि इस हादसे में 121 के 121 लोग मारे
मारे जाते हैं, जिनमें से कोई भी नहीं बचता। लेकिन जब हादसे में मिली कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने निकल कर आई। दरअसल जहाज में मौजूद ज्यादातर सभी लोग और पायलट्स प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो लगभग 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके हाथ में था? तो दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रूमो। जी हाँ, वो एंड्रियास ही थे जिन्होंने अभी तक इस जहाज को संभाले रखा था, क्योंकि अंत में उनकी ही आवाज एटीसी को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने करीब 5 बार मेडे कहकर मदद की गुहार लगाई थी। एंड्रियास के पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो हीलियोस 522 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन बावजूद इसके वो इस विमान को घनी आबादी के क्षेत्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट्स ने इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच शुरू की तो उसमें सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड में झुक गया था तो उसका कारण ये था कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशर राइज बटन पूरे जहाज में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। जर्मनी जहाज के बाहर लगी इस इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशर राइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और कभी इसे मैनुअल मोड पर भी किया जाए तो भी को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुँचने के लिए हम आपको घटना से एक दिन पहले ले चलते हैं। जब हीलियोस 522 का ये जहाज अपनी रूटीन सर्विस पर गया हुआ था, वहाँ इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई और वहीं इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके इसे पायलट को सौंप दिया। विमान के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट दोनों का इस पर ध्यान ही नहीं गया कि उनके प्लेन का मैनुअल मोड चालू ही रह गया है और इसके कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी थी, जिसके कारण विमान में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी। और जब कॉकपिट में बैठे पायलट्स को ये अलार्म सुनाई दिए तो उन्होंने इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया। लेकिन एक बार के लिए भी उनका ध्यान इस और गया ही नहीं कि प्लेन का प्रेशर राइज बटन ऑन ही रह गया है। इस वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसके कारण दोनों पायलट्स बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरते हैं, जिस कारण से दोनों पायलट्स बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में मौजूद यात्री और क्रू मेंबर्स भी अब एक एक करके बेहोश होने लगे थे, क्योंकि पैसेंजर सीट के ऊपर लगा ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता है और ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण सभी लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक समय आया जब प्लेन में मौजूद सभी सदस्यों ने दम तोड़ दिया, केवल एक जने को छोड़कर, और ये थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रूमो। अब आप भी ये सोच रहे होंगे आखिर एंड्रियास इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रही? तो आपको बता दें कि एंड्रियास स्कूबा डाइवर भी थी, पर क्योंकि स्कूबा डाइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम होती है, इसलिए वो अब तक जिंदा रही। लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने के कारण अब उनकी भी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेन यात्रियों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था। एंड्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगी रही, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इसमें सफल नहीं हो सकी और अंततः प्लेन पहाड़ियों में जा टकराया और उसमें सवार सभी 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीनों बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशर राइज बटन। क्योंकि ये बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था, लेकिन भले ही अधिकारियों को ही नहीं लगता हो, पर हमारी नजर में असल दोषी उस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉइज थे जहां प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया था, क्योंकि उन्होंने अपने सर्विस बटन को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया था। लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी थी। ऐसे में या तो इसे वापस ऑटो मोड में डालना चाहिए था या फिर पायलट को इस बात से अवगत करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद अगर वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो उस दिन 121 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अभी के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।